वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, हाईकोर्ट RO का आपका इंतजार खत्म हो गया है। इसके हम लोग अब टॉपिक वाइज PYQ शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रॉपर देखेंगे GS के सवालों को अच्छे से, फिर एक अलग वीडियो में कंप्यूटर के, रीजनिंग के, है ना, और हिंदी के, इंग्लिश के, वो अलग अलग देखेंगे, क्योंकि GS के आप देखेंगे 200 में से 120 से 25 सवाल तक GS के आते हैं। ठीक है, इस एक मेजर चंक इसका है। देखिए, तैयारी करिए आप, प्री के बाद मेंस में आपको समय मिलेगा। मेंस इतना कोई टफ नहीं है, उसमें मात्र 200 वर्ड का आपको ऐसे लिखना है जो आप आराम से लिख सकते हो। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है वो करना है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, प्रिसाइज राइटिंग आराम से सीख सकते हो आप उसकी। टाइपिंग नहीं आती है तो 25 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग है, आराम से आप अगर प्री के बाद भी 2 महीने सीखोगे तब भी सीख लोगे, है ना। अभी क्या करो, 1 महीने या 1 घंटे आपके पास जो टाइम हो उसमें टाइपिंग सीख लेना। ठीक है, इसकी पूरी तैयारी के लिए हमने कोर्स चलाया 1599 में। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लो, कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर लोवर। ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन, वहाँ पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी नहीं तो नंबर दिए हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के RO का ये 2022 का पेपर है जो कि सुबह 9 बजे हुआ था। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न शुरू होगा हमारा यहाँ से। द टेरिटरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय श्रेणी का भाग किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्ट? तो बेहद आसान प्रश्न है। एग्रीकल्चर आपको पता है ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्री भी प्राइमरी है, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी, इंडस्ट्री सेकेंडरी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी भी मैन्युफैक्चर होती है तो सेकेंडरी एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट जो है एक सर्विस सेक्टर है ना, यानी ये जो है टर्शरी एक्टिविटी है। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये टर्शरी सेक्टर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगेन फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, ये आंसर स्टूडेंट्स ने दिए हैं, आपको ये नहीं देखने। ठीक है, ये गलत आंसर है। अगला है हु सिग्नेचर इज फाउंड ऑन द 10th रुपीज़ करेंसी नोट ऑफ इंडिया। भारत में 10 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? फिनेंस सेक्रेटरी के, फिनेंस मिनिस्टर के, गवर्नर के या गवर्नर ऑफ RBI के? तो बेहद आसान प्रश्न है दोस्तों। जो RBI का गवर्नर होता है 10 रुपये के नोट पे उसी का सिग्नेचर होता है। बाकी जो 1-2 रुपये के नोट होते हैं उसमें फिनेंस मिनिस्टर के साइन होते थे। ठीक है, मतलब फिनेंस मिनिस्टर कह रहा हूँ, फिनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं 1 रुपये के नोट पे। ठीक है, तो 10 रुपये पे बाकी गवर्नर के ही होंगे। Which of the following language does not have classical language status? तमिल, कोंकणी, तेलुगु, कन्नड़, इनमें से किस भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों हमारे भारत में आपको पता हो कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है। एक तो तमिल है, ठीक है, ये एक क्लासिकल लैंग्वेज है। दूसरी तेलुगु, ये भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। कन्नड़ भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। फिर आती है आपकी संस्कृत, ठीक है, 4थे नंबर पे। मलयालम 5वें नंबर पे और ओडिया। ठीक है, तो हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, याद रखिएगा, अगेन भूलिएगा मत कौन कौन सी हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओडिया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओडिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय ने? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? पता होगा, बहुत आसान सवाल है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की करी थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की करी थी, और विडो रिमैरिज के लिए काम करा था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा कह रहा है इनमें से अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो आपसे लिया जाता है ना, जैसे इनकम टैक्स है ना, सीधा आप और सरकार को देते हो। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो जैसे GST है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना, आपने दुकानदार को पे करा, वो फिर वहाँ पे करेगा। तो ऐसे ही सेल्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? ठीक है, तो इसको बहुत आसान है। देखिए, इसमें से जो आपका कौन सा एक्साइज ड्यूटी, सेल्स, गिफ्ट टैक्स या कस्टम ड्यूटी, जो आपका एक गिफ्ट टैक्स होता है ना, उपहार टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट नहीं। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट टैक्स हो। बाकी कस्टम ड्यूटी भाई इनडायरेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ये सब एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। व्हेन एंड इन विच बुक वॉज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया पब्लिश्ड। कब और किस पुस्तक में भारत का राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ था? जनवरी 1910 बंगाल गैजेट, जनवरी 1912 तत्वबोधि पत्रिका, मार्च 1911 आर्यवर्त पत्रिका या मार्च 1910 अभिव्यक्ति?
तो बेहद आसान था, ये जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता करके पब्लिश हुआ था ये, ठीक है। तो 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका। अगला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल बैंक? विश्वव्यापी बैंक से आप क्या समझते हैं? अ बैंक ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज, अ बैंक प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अ बैंक दैट ऑफर सर्विसेज टू यूनिवर्सिटीज़, या अ बैंक दैट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं। एक बैंक जो कई देशों में कार्यरत है, एक बैंक जो समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवा दे रहा है, एक बैंक जो विश्वविद्यालयों को सेवाएं देता है, या एक बैंक जो व्यापक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देता है। तो देखिए इसका जो आंसर था वो होना चाहिए अ बैंक दैट ऑफर वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, है ना। तो उसको यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं, जो वाइड वैरायटी दे फाइनेंशियल सर्विसेज की और सारी कॉमर्शियल चीज़ों की सभी, यानी बैंक जो व्यापक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देते हैं, ठीक है। ये इसका सही आंसर होना चाहिए। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पार्ट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू इट्स सिटीजन, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, या तीनों? देखिए ऐसे ओवरऑल डायरेक्टली देखेंगे तो प्रियम्बल में मेंशन है ना, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस, 3 टाइप का जस्टिस प्रियम्बल में मेंशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व करके, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स जो इकोनॉमिक जस्टिस ये भी तो देता है ना कि आर्टिकल 14 की सभी को इक्वल ट्रीट करना है, तो इस टाइप की चीज़ है। सोशल जस्टिस की भैया किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, आर्टिकल 15 कहता है। तो तीनों आंसर सही होने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस तीनों ही में इनडायरेक्टली डायरेक्टली दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज तेलंगाना स्टेट फॉर्म्ड? तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2015, 10 मई 2014, 1 नवंबर 2014, या 2 जून 2014 को? तो दोस्तों तेलंगाना आपको पता होगा आंध्र प्रदेश अलग हो गए, 2 जून 2014 को बना था। अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? टैक्स ऑन स्टैम्प रजिस्ट्रेशन, टैक्स ऑन कमोडिटीज़, ड्यूटी ऑन कस्टम्स, या टैक्स रेवेन्यू ऑन इनकम? तो देखिए इसका भी आसान था, जो स्टैम्प रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है। बिहू फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आसान था ये भी काफ़ी ज़्यादा। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, या त्रिपुरा? तो बहुत ही फेमस है असम का बिहू डांस, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्रेडिटेड विद द मैक्सिमम जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? निम्नलिखित में से भारत में किस उद्योग को अधिकतम रोजगार सृजन का श्रेय जाता है? सीमेंट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री? मतलब सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, या कपड़ा उद्योग? देखिए ऐसे इंडिया को देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ जनरेट होती है, ठीक है। बाकी ये वैरी करती रहती है करंट के, बजट के, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री करेगी। विथ यू ऑल द वे इज़ द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? विद यू ऑल द वे किस बैंक का प्रचार वाक्य है? आरबीआई का, एसबीआई का, पंजाब नेशनल बैंक का, या बैंक ऑफ इंडिया का? तो ये बड़ा फेमस है भैया एसबीआई का, विथ यू ऑल द वे, ठीक है। प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। अगला देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल विच अकर इन दिसंबर मंथ एवरी ईयर इज हेल्ड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल पर्व प्रतिवर्ष दिसंबर मास में किस प्रदेश में आयोजित होता है? नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, या गोवा? तो ये बड़ा फेमस त्यौहार है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, पता होगा ये आपको। अगला है, हु डिसाइड द अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसका कार्यकाल का निर्णय कौन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, या आपका प्राइम मिनिस्टर? अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत है, इलेक्शन कमीशन जो है इसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, पर अपने मन से नहीं कर सकता। उसके लिए 3 मेंबर की कमेटी बनती है जिसमें एक पीएम होगा भैया, ठीक है। दूसरा कौन होता है? दूसरा एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और बाकी एक मिनिस्टर और होगा जिसको भी पीएम अपॉइंट कर देगा। तो 3 लोग जो रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करता है, और इसका टेन्योर जो होता है वो 6 साल होता है, ठीक है, 6 साल के लिए होता है मैक्सिमम टेन्योर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? या अपॉइंटमेंट पूछ रहा है तो अपॉइंटमेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, एंड टेन्योर क्या होगा? ये भी प्रेसिडेंट का ही होगा, पर प्रेसिडेंट तो हटा नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाएगी। हटाया जाएगा इसको, रेजोल्यूशन पास होता है पार्लियामेंट से, तो यहाँ पार्लियामेंट होना चाहिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पे पार्लियामेंट होना चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन टू बी एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए,
लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही हैरानी की बात है, यहाँ पे दूसरा कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, शुड बी एजुकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 35 साल का हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा मेंबर का बनने के योग्य हो। ठीक है, बस इतना चाहिए होगा। अगला, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? 1932, 1935, 1940 या 1947? मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आसान है, 1935 में बना था ये। ठीक है, पर यहाँ पे भी देखिए आयोग थोड़ी गलती करता है सवाल पूछने में। अब ये बना तो 1935 में था, तो तब इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता हुआ करता था। परमानेंटली मूव हुआ था कोलकाता से हेडक्वार्टर मुंबई में 1937 में, और यहाँ पे 1937 ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना अगर पूछ ले अगली बार तो। भरतनाट्यम डांस फॉर्म हैज़ इट्स ऑरिजिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो बेहद आसान प्रश्न, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पीएच ऑफ अबाउट 10? इनमें से किसका पीएच 10 के लगभग होगा? गैस्ट्रिक जूस का, ब्लड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का? तो ये भी काफ़ी आसान है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ये एक बेस है यानी क्षार है, और आपको पता हो 7 से कम पीएच एसिडिक होता है, 7 से बाद बेसिक होता है। बाकी ब्लड, गैस्ट्रिक जूस ये सब एसिडिक होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 नहीं होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के 8 के पास होता है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वैसे ज़्यादा होना चाहिए, 10 से मुझे लगता है हाँ और ज़्यादा होगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसका तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ही होता है। ठीक है, और इसका 10 से ज़्यादा होगा। अगला है बॉक्साइड इज़ दी ओर ऑफ, बहुत आसान है, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम या सिल्वर? बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है? सिंपल सा है, एल्यूमिनियम की ओर होती है बॉक्साइड। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज? एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है आहार नली का? ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? मतलब आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या ऑइसोफेगस? तो बेहद आसान है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत होती है। ठीक है, अगला, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर? हमारे वायुमंडल में CO2 लगभग कितने प्रतिशत है? 0.03, 0.3, 1 या 2.3? तो देखिए ये भी वेरी करता है, कई जगह आपको 0.04 दिखाएगा, कई जगह आपको 0.03 दिखाएगा, है ना, तो ये वेरी करता रहता है। 0.03 है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड इन? प्रतिकाएँ कहाँ बनती हैं? प्लेटलेट्स, RBC, लिम्फोसाइट्स या आपका इसाइनोफिलियस? कहाँ पे बनती हैं एंटीबॉडीज़? देखिए एंटीबॉडीज़ जो भी होती हैं वो दो बी टाइप के सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं ना, जैसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, वहाँ पे बनती है एंटीबॉडीज़, WBC। ठीक है, तो यहाँ C होना चाहिए आंसर। अगला है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड? कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण धमनियों में कठोरता होने को क्या कहते हैं? स्टेनोसिस, रेनेट्स या आर्टियो कोलेरोसिस या थ्रोम्बोसिस? तो इसका बेहद आसान टर्म है, आर्टियो स्क्लेरोसिस बोला जाता है जब आर्टरीज में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्टियो स्क्लेरोसिस। अगला, ह्यूमन हीट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स? ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट हाउ मेनी चैम्बर्स? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 3, 2 या 1? तो बेहद आसान प्रश्न है, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 आपकी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, मतलब 2 आर्टरी या 2 वेंट्रिकल। ठीक है, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम होता है आपका, ऐसे ही राइट आर्ट्रियम होता है, और लोअर चैम्बर में आपके क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज विटामिन लीड्स टू स्कर्वी? किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है? थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन या पायरोडोनिन? देखिए पहले तो इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन C की कमी से आपको अगर पता हो तो क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और वहीं पे पायरोडिनिन की बात करें, पायरोडिनिन ये विटामिन B6 में होता है। ठीक है, और आपका राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 होता है, और थायमाइन विटामिन B1 होता है। ये भी याद रखना, इनके नाम भी आपसे पूछ सकता है। अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला सिंपल सा बताना आपको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो बेहद आसान है, देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यानी CaSO4, हेमी मतलब हाफ हाइड्रेट, हाफ H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, और वही अगर कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट की बात कर लें तो वो जिप्सम होता है, CaSO4.2H2O। ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जिप्सम को कहते हैं।
और वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस या लाइम वाटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 पता ही होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। मिराज आर फॉर्म ड्यू टू, मिराज किसकी वजह से बनता है? डिप्रेशन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डॉपलर इफेक्ट, मतलब प्रकीर्णन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या डॉपलर प्रभाव। तो साइंस में बचपन में पढ़ा होगा, रेगिस्तान में दूर दूर तक देखो तो पानी नजर आता है ना। अभी कभी भी धूप में लू में भी चलोगे, कार चलाओगे तो दिखेगा दूर रोड पे पानी पड़ा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सब दिखता है दूर से, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला है सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर आयोडाइड सफ़ेद से धुमेला हो जाता है। ये क्या बनने से होता है? सिल्वर मेटल, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो बहुत आसान है, देखिए जब सिल्वर क्लोराइड जो होती है वो सनलाइट में एक्सपोज की जाती है तो सिल्वर ऑक्साइड की वजह से, फॉर्मेशन की वजह से वो क्या हो जाती है? ग्रे हो जाती है। नहीं, चांदी देखते होगे भाई, सफ़ेद होती है चांदी, फिर बाद में वो ग्रे ग्रे पड़ने लगती, गंदी गंदी हो जाती है, वो सिल्वर ऑक्साइड की वजह से होता है। LPG में क्या होता है भैया? LPG कंटेन्स मेथेन, एथेन, ब्यूटेन या हेक्सेन। तो लड्डू सवाल है, बच्चे को पता होता है LPG में ब्यूटेन होता है। अगला, आर्कियोप्टेरिक्स किन के बीच संयोजी कड़ी है? आर्कियोपेट्रिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल एंड बर्ड्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बेहद आसान है दोस्तों, आर्कियोपेट्रिक्स का मतलब ही होता है जो सरीसृप और पक्षी के बीच का लिंक होता है, यानी रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में जो लिंक होता है उसको बोलते हैं आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है, रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में। अगला है काला आजार इज कॉज्ड बाय, काला आजार किसके कारण होता है? पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम या लिस्मानिया। ये मैंने इससे पहले वाला पेपर भी जो आपको कराया था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, रिपीट हुआ था। तो ये भी आसान था दोस्तों, काला आजार लिस्मानिया की वजह से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, मतलब प्रोटोजोअन विच कॉजेज काला आजार, लिस्मानिया, याद रखिएगा। अगला, सम रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशंस आर, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय संकेतक कौन है? फर्न्स एंड काइकस या साइकस बोलते हैं, लाइकेन एंड मॉसेस, एल्गी या लिवरवॉर्ट्स, नीम ट्री या आइकॉर्निया। तो बहुत आसान है दोस्तों, लाइकेंस और मॉसेस जो होते हैं ये प्रदूषण के इंडिकेटर होते हैं। कारण है, लाइकेंस जो होते हैं, मॉसेस जो होते हैं, अगर वायु थोड़ी सी भी पॉल्यूटेड हुई तो ये पेड़ जो थोड़े छोटे छोटे पत्थरों पे पौधे टाइप के बनते हैं ये डेड होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। इसलिए पता चल जाता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब है। जहाँ पे बहुत क्लीन इन्वायरमेंट होता है वहीं पे ग्रो करते हैं। तो अच्छे इंडिकेटर हैं पॉल्यूशन के। विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है भाई? तो बचपन में रटाया गया होगा आपको, या मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। केदार, नाथ का, माली, आलू ज़रा फीके से पकाता है ना। यानी ऐसे अगर आप डाउन द ग्रुप चलोगे तो रिएक्टिविटी जो होगी वो कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ये रिएक्टिविटी जो है कम होती जाएगी। तो ये ट्रिक थी जो स्कूल में मैंने याद करी थी, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है ना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टिव कौन है भाई? देखो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो कौन दिख रहा है आपको? पोटेशियम दिख रहा है ना, के। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होगा, ठीक है, ना कि सोडियम। और अगर पोटेशियम ऑप्शन में ना होता तो सोडियम कर देते हैं। चलिए, अ पेरिस्कोप इज़ यूज टू व्यू, पेरिस्कोप का उपयोग क्या देखने के लिए करा जाता है? ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, ऑब्जेक्ट अंडर सी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस या रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट। पेरिस्कोप का उपयोग क्या देखने के लिए करते हैं? समुद्र सतह के ऊपर की वस्तुएं, समुद्र सतह के नीचे की वस्तुएं, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुएं या तीव्र गतिमान वस्तुएं। ये देखिए, इसको पेरिस्कोप कहते हैं। तो समुद्र के अंदर देखना होता तो पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, अंतरिक्ष में देखना तो वो टेलीस्कोप है। मैंने कहा आपको इमेज दिखा दूँ एक बार तो अच्छा याद रहेगा। तो पेरिस्कोप के लिए क्या होता है भाई? समुद्र सतह के ऊपर की वस्तुएं नहीं, ऑब्जेक्ट अंडर द सी, समुद्र के नीचे की वस्तुएं देखने के लिए काम आता है ये, ठीक है। चलिए, अब अपने हिस्ट्री के प्रश्न शुरू होते हैं, उसको देखते हैं। कह रहा, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महाजीराव सिंधिया या जीवाजीराव सिंधिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों महाजी सिंधिया, ठीक है। महाजी सिंधिया ने ग्वालियर शहर की स्थापना करी थी, ठीक है। अगला है, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? राज राजेश्वर टेम्पल इन तंजौर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? विष्णु, शिव, सूर्य या इंद्र। तो ये दोस्तों लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है, लॉर्ड शिव। अगला है, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही आसान है। भारत संविधान का संरक्षक कौन है भैया? कौन है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, PM या इलेक्शन कमीशन? अब बताओ, PM के हाथ में होगा
इनके हाथ में होगा तो ये कहाँ ही बच पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसका संचक है, सिंपल सी बात। द कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स कॉल्ड खालसा वॉज ऑर्गेनाइज अंडर विच सिख गुरु, ये भी हम लोग इससे पहले वाले पेपर में देख चुके हैं कि खालसा कहे जाने वाले योद्धाओं का समुदाय किस सिख गुरु के अंतर्गत बना था। गुरु अर्जुन देव होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बना था, ठीक है। कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजी किंगडम वॉज, छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, पुणे, रायगढ़, करवार या पुरंदर। तो इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, रायगढ़ थी, ठीक है, रायगढ़। अगली, नेम द लेबर लीडर हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैज़ द नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नेम्ड आफ्टर हिम, एक श्रमिक नेता जो भारत के राष्ट्रपति बने और उनके नाम पर राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान भी है। वीवी गिरी, के आर नारायणम, वी संजीवा रेड्डी या जाकिर हुसैन। तो बहुत आसान था दोस्तों, वीवी गिरी के नाम पे नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट का नाम बदला गया था 1995 में, ठीक है, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट। अगला कह रहा था मिस्टिक पोइट मीराबाई अ भक्ति सेंट वॉज, फिल इन द बैक्स भरना है इसका, क्या उनसा सही होगा। डॉटर ऑफ प्रीस्ट फ्रॉम गुजरात, born in a Rajput royal family and married to Rajput prince, a noble Rajput woman who never married, from a Gujarati Rajput family married to a commoner। अगर हिंदी में देखें तो एक भक्ति संत रहस्यवादी कवित्री मीराबाई, क्या है इसके लिए सही, गुजरात के एक पुजारी की बेटी थी। इनका जन्म एक राजपूत शाही परिवार में हुआ था और उनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था। एक महान राजपूत स्त्री थी जिनका विवाह कभी नहीं हुआ, एक गुजराती राजपूत परिवार से थी और उनका विवाह एक सामान्य जन से हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको पता हो, जो इनकी इच्छा के विरुद्ध इनकी शादी जो है राजा, जो भोज राजा थे उनसे कर दी गई थी, जो मेवाड़ के प्रिंस थे 1516 में, है ना। तो ये बात तो ठीक है, यानी इनका जन्म राजपूत शाही परिवार और इनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था, ये वाली बात ठीक है। अगला देखते हैं, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति की कल्पना किसने प्रतिपादित की थी, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या लाला लाजपत राय। संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन, ये नारा था जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट बिल्ट ड्यूरिंग अकबर राइन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था। आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद दिल्ली या बुलंद दरवाज़ा। तो बहुत आसान था दोस्तों, जामा मस्जिद दिल्ली की जो है ये शाहजहां ने बनवाई थी, बाकी आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा ये सब अकबर ने बनवाया था, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद। नेम द फेमस ब्लाइंड पोइट फ्रॉम आगरा हु सैंग द ग्लोरी ऑफ कृष्ण, आगरा के उस प्रसिद्ध नेत्रहीन कवि का नाम बताइए जिसने कृष्ण वैभव की गाथा गाई थी। सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य या रामानुजन। तो बहुत ही आसान था, सूरदास जी, ठीक है। इन विच ईयर दीन इलाही वॉज इंट्रोड्यूस एज अ न्यू रिलीजन बाय अकबर, अकबर ने कब एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना करी थी, 1581, 1576, 1572 या 1569। तो देखिए इसका आंसर 1581 से 82 होना चाहिए, तो क्लोज आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। अगला, हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ला या आर्यभट्ट। दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध ब्रह्मगुप्त जो है ये बहुत ही फेमस थे अलजेब्रा के फील्ड में डेवलपमेंट के लिए, चीज़ 668 AD के आसपास की बात है, 668 AD। अगला है, विच इलस्ट्रीशियस रूलर ऑफ द डेक्कन वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, बाबर के समकालीन कौन दक्कन का प्रसिद्ध शासक था। हरिहर वन, बूका वन, कृष्णदेवराया या देवराया टू। तो देखिए बाबर का जो टाइम पीरियड था वो 1526 से 1530 था, है ना। अब इसी टाइम में दूसरा रूलर कौन था बाबर के ही टाइम में, तो कृष्णदेवराया जो थे, कृष्णदेवराया 1509 से 1529 तक में थे, है ना। तो ये इसी के टाइम पीरियड में थे, कृष्णदेवराया हो जाएगा सही आंसर। अगला है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन वर इशू इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, कुशानास, गुप्ता, मौर्य या हिंद यवन। निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। देखिए ये श्रेय जो जाता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन प्रोड्यूस करने का, ये तो कुशानास को जाता है, ठीक है। और गुप्ताज ने भी गोल्ड कॉइन करे थे, काफ़ी मात्रा में करे थे, ठीक है, सिल्वर के भी करे थे, कॉपर के नहीं करे थे, पर कुशानास को इसका श्रेय जाता है कि जो फर्स्ट किंग थे ये लोग जिन्होंने लार्ज मात्रा में गोल्ड कॉइन इशू करे थे, कुशानास ने। चलिए भारतीय नेशनल मूवमेंट यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के सवाल देखते हैं। कह रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैसकर ऑफ जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग के पहले कौन सा
इनमें से हत्याकांड हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले कौन सी घटना हुई थी आपको बतानी है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट या मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। देखिए बहुत ही आसान है। रॉलेट एक्ट आया था जब 1919 में, उसको ही लेके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट अब ये समझिए मार्च में आया था 1919 में, और जलियांवाला बाग आपको पता होगा अप्रैल 1919 में हो गया था, है ना, वैसाखी वाले दिन। तो ये हुआ था। बाकी पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 में हुआ था। इल्बर्ट बिल बहुत ही पुराना 1883। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 में आया था ये, ठीक है। चलिए, अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द स्वदेशी मूवमेंट वॉज प्लेड बाय, स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी। स्टूडेंट्स ऑफ बंगाल, पीजेंट्स, शॉपकीपर या इंडियन ऑफिशियल। बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार या भारतीय अधिकारी। तो वहाँ के देखिए स्टूडेंट जो थे बंगाल के, उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट इसमें करा बढ़ चढ़ के, तो उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, इन सब ने इस आंदोलन को और ज़्यादा प्रचलित करा। अगला है, हाँ तो आंसर ए हो गया। अगला है, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक 1857 इन इंडिया, म्यूटनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मौलाना आज़ाद, एस.बी. चौधरी, एस.एन. सेन या ए.टी. इम्बरी। 1857 इन इंडिया, म्यूटिंग और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हिंदी में भी यही बोलेंगे। कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर की बुक थी ये, वो थी, क्योंकि ऐसी तो कोई बुक थी नहीं, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। अगला है, पूना पैक्ट ऑफ 1932 वॉज रिलेटेड टू। 1932 का पूना समझौता किससे संबंधित था। किसान वर्ग से, लेबर, महिला या डिप्रेस क्लास। तो पता होगा दोस्तों बहुत ही आसान है। पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, डिप्रेस क्लास के रिजर्वेशन के लिए। अगला है, हु सजेस्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने की सलाह किसने दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वी.डी. सावरकर ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने सजेस्ट करा था। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ मिलिटेंट नेशनलिस्ट टर्न्ड स्पिरिचुअलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन युयुत्सु राष्ट्रवादी से परिवर्तित अध्यात्मवादी थे। सुब्रमण्यम भारती, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद या अरविंदो घोष। देखिए अरविंदो घोष जो थे पहले ये एक्सट्रीमिस्ट थे, अलीपुर कंस्पायरेसी वगैरह में, अलीपुर बॉम्बिंग केस वगैरह में थे, बाद में ये स्पिरिचुअलिस्ट बन गए थे, अरविंदो आश्रम ये सब बनाने लगे। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या आपके दादू दयाल। तो ये भी बेहद आसान है, ज्योतिबा फुले इसके ऑथर हैं। अगला, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी रिमार्क ऑन बेंडेड नीज, आई आस्क्ड फॉर ब्रेड एंड रिसीव्ड स्टोन इंस्टेड। मतलब इनका कहना है किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था, झुके हुए घुटनों से मैंने रोटी मांगी और बदले में पत्थर मिले। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन। तो बहुत ही फेमस कोट था दांडी मार्च के दौरान, जो कि 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था दांडी मार्च, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है ये स्टेटमेंट। आंसर हो जाएगा इसका 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफर्ड मेनली ऑन द इशू ऑफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथी मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे। स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट या नेशनल एजुकेशन। देखिए 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो बायकॉट मूवमेंट चला था, ठीक है, बायकॉट मूवमेंट चला। अब ये बायकॉट मूवमेंट चाह रहे थे पूरे देश में चले, और मॉडरेट चाह रहे थे नहीं अभी देश इसके लिए तैयार नहीं है, पूरे देश में अभी ये नहीं चल सकता। तो ये बहिष्कार वाले जो मूवमेंट पे था, बायकॉट मूवमेंट पे, उसको लेके थोड़ा इसमें डिफरेंस आ रहे थे। तभी जाके फिर 1907 में सूरत में स्प्लिट हो जाते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। एट विच प्लेस डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया था। कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली या कराची। तो पूर्ण स्वराज आपको पता होगा दोस्तों कब आया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हु वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड सब्सिक्वेंटली एक्सिक्यूटेड फॉर हिज रोल इन द मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी केस। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड में किसे मौत की सजा दी गई और बाद में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया। खुदीराम बोस, बिनोय बसु, जतिन नाथ बोस या रासबिहारी बोस। तो ये थे खुदीराम बोस दोस्तों, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने जो बॉम्बिंग करी थी मुजफ्फरपुर केस में। अगला, स्वराज पार्टी वॉज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। स्वराज पार्टी जो सी आर दास में बनाई थी 1923 में, किसकी वजह से बनी। चौरा चौरी, क्विट इंडिया मूवमेंट, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन या बरदौली सत्याग्रह। तो आसान था ये। चौरा चौरी जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ कर लिया था, उससे नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाई थी
क्या कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी 1923 में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? कौन से एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? तो बहुत ही आसान था दोस्तों। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी, प्रांतीयों में जो ऑटोनॉमी थी वो दी गई थी 1935 में। कब दी गई थी? 1935 में दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर हो गया था बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। सेंटर में दायर किया कि प्रोविंस में ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। हु वॉज नोन एज हेरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? अरुणा आसाफ अली, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या कस्तूरबा गांधी? तो बहुत ही फेमस है अरुणा आसाफ अली। इनको जो है हेरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है या ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के प्रश्न। अगला प्रश्न देखने हैं अब एग्रीकल्चर का जो है, कह रहा है इंडिया होल्ड डैश लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। विश्व में भारत के पास कितनी सबसे बड़ी कृषि भूमि है? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो देखो, नंबर 1 पे यूएसए आता है, ठीक है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में, कृषि भूमि में दूसरे नंबर पे भारत आता है, ठीक है, लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। अगला है विच ऑफ दीज क्रॉप डज नॉट रिक्वायर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर? निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है? ओट, राइस, सोयाबीन या मेज? देखिए, जो लेग्यूम क्रॉप होती है ना, उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे सोयाबीन, ये लेग्यूम क्रॉप है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ 10 कॉटन मिल्स एंड इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया? भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें हैं और यह उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या बरेली? तो बड़ा फेमस है हमारा कानपुर। अगला है शोइंग टाइम फॉर खारिफ क्रॉप। खारिफ फसल बोने का समय क्या है? ठीक है, अप्रैल से मई, जून से जुलाई, नवंबर से दिसंबर या अक्टूबर से नवंबर? तो बहुत आसान है। खारिफ क्रॉप को अगर आपको पता हो दोस्तों, तो जब मानसून आता है ना, तो वही मंथ ऑफ जून के आसपास बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे राइस ले लो, मेज ले लो, ग्राउंडनट ले लो, ये सब। अगला, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट मार्केट फॉर कट फ्लावर? किस देश में कटे हुए पुष्पों का सबसे बड़ा बाजार है? यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड या जापान? तो दोस्तों ये जर्मनी होगा। प्रेजेंटली देखोगे आप तो नीदरलैंड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यूरोप के कई देशों में कट फ्लावर की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। द कैजुअल एजेंट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच कॉज्ड आयरिश फेमाइन इन द ईयर 1845? आलू की विलंबित अंगमारी जिसके कारण 1845 में आयरिश भुखमरी हुई थी, उसका रोग कारक कौन है? नाम ये ऑप्शन है आपके, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, हेलिमेंथोरोपोरस ओरिजा, फाइटोफोथोरा इन्फेस्टिस या हेमिलिया वेस्टर फ्रिकाला? नाम इनके ऐसे हैं, चामुंडा देवी है जैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फाइटोफोथोरा इन्फेस्टेंसिस, ठीक है, फाइटोफोथोरा इन्फेस्टेंसिस। नाम थोड़ा अजीब है, थोड़ा याद रखना। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन? प्रछन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहाँ दिखती है? अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, ऑर्गेनाइज सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में? देखिए, डिस्गाइज होती है जैसे एक ही खेती है, ठीक है, अब उसमें पूरा खानदान लगा हुआ है, ज़रूरत है 2 की, लगे 10 लोग हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि रूरल एरियाज़ में होती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वेटिक वीड? निम्नलिखित में से कौन एक जलीय खरपतवार नहीं है? आइकॉर्निया कॉर्सिपेस, ऑर्जिमोन मैक्सिकाना, निम्फिया अल्बा, अजोला पिन्नेटा? कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो निम्फिया अल्बा, ये एक एक्वेटिक वीड नहीं, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, निम्फिया अल्बा। अगला, नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर, 26 नवंबर, 5 जून या 21 मार्च? तो ये हम मनाते हैं 26 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है भैया, क्योंकि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था हमने। अगला, नेम द स्ट्रक्चर्ड चेंज इन क्रोमोजोम वेयर अ डीएनए सेगमेंट गेट्स ओरिएंटेड इन रिवर्स ऑर्डर? गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन जहां एक डीएनए खंड उल्टे क्रम में अभिव्यंसित हो जाता है क्या कहलाता है? डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन या इन्वर्जन? तो देखो, रिवर्स हो रहा है ना, तो इसको इन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है, इन्वर्जन। अगला देखते हैं, विच मिनरल एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा खनिज तत्व शामिल है? पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या जिंक? तो इसके लिए होता है पोटेशियम। क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोजिंग स्टोमेटा और ओपनिंग स्टोमेटा।
अगला है द ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया? राइस, व्हीट, मेज और बार्ले। तो बेहद आसान था दोस्तों। हरित क्रांति में कौन सी फसल उत्पादन बढ़ोतरी नहीं हुई थी? तो चावल है, गेहूं है, जौ, इन सब में हुई थी, मक्का में नहीं हुई थी, ठीक है, मेज में नहीं हुई थी। अगला है एन इन्फेक्शियन प्रोटेंशियस पार्टिकल विच हैज़ नो न्यूक्लिक एसिड इज। एक संक्रमक प्रोटीन के एकल कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है क्या कहलाता है? प्रायोन, वायरॉन, वायरस या विरसॉइड। तो इसको बहुत ही आसान है, इसको क्या बोलते हैं? प्रियॉन बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रियॉन बोलते हैं। एन एप्पल फ्रूट इज अ, सेब का फल क्या है भैया? ड्रूप, कैप्सूल, बेरी या पोम। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं एन एप्पल फ्रूट इज अ, सेब फल क्या है? अस्थिल, संपुट, सरस या पोम। देखिए यहाँ पे सेब जो है ये बेरी तो है नहीं, कैप्सूल, ड्रूप, पोम, तो इनमें से पोम है, मतलब जो फ्लैशी पार्ट होता है ना, जब आप चबाते हो सेब को तो फ्लैश होता है उसमें, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, गूदा टाइप, ठीक है, तो पोम कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अब पॉपुलेशन से रिलेटेड। नेम द हिमालयन ब्लू शिप फाउंड इन द हाई माउंटेन्स ऑफ लद्दाख। लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ों का नाम क्या होता है? भराल, उरियल, गोरल या सिराउ। तो इसको भराल बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर जो पाई जाती है इसको भराल बोलते हैं। अगला है नेम द नेशनल पार्क ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लियोपर्ड। मतलब ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। डचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, बिनसेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड या हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। तो बहुत ही आसान था ये भी दोस्तों। तो ये है दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। बाकी ऐसे गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा भी है, ठीक है, क्योंकि जो ठंडी जगह पे है वहाँ पे ये स्नो लियोपर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला है विच टू रिवर्स आर बीइंग लिंक्ड टू प्रोवाइड वाटर टू ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? केन बेतवा, केन चंबल, सरयू बेतवा या यमुना घाघर। तो ये जोड़ा जा रहा है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, सुना होगा, जो बुंदेलखंड यानी एमपी और यूपी के जिलों को पानी देने का काम करेगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत और क्लीन इंडिया मिशन वॉज इनिशिएटेड टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन, इट वॉज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर। स्वच्छ भारत मिशन को खुले में शौच को समाप्त करने के लिए चलाया गया था 2 अक्टूबर। कब? तो भैया मोदी जी की सरकार जब आई थी तो कहते थे ना कि भारत को शौचालय के लिए इतने साल इंतजार करना पड़ा, 2014 में। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो वन एंड ओनली बिहार ही होगा, ठीक है, ये आसान था सवाल। कीथम लेक इज इन सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी इज अ नेचुरल हैबिटाट ऑफ। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? सारस क्रेन एंड स्पॉटेड ईगल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन पी फाउल एंड हॉर्नबिल या ग्रीन पिजन एंड ग्रे जंगल फॉल। हिंदी में कहें तो सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय मोर और हॉर्नबिल, हरा कबूतर और धूसर जंगल मुर्गी। तो ये सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का है, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होना चाहिए था। अगला है लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेज बाय। अब यूवी विकिरण के पृथ्वी प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन किसके द्वारा सुरक्षित है? बेहद आसान प्रश्न है ये। ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, मेथेन नियर अर्थ सरफेस, ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एटमॉस्फेयर। तो देखो कितना आसान है, यानी आपको पता है यूवी रेज से हमें कौन बचाता है? जो समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है ना, वो हमें बचाती है। अगला है विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एज पर सेंसस 2011? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो ये भी बहुत आसान था, सिक्किम जो है लीस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगला है द पर्पज ऑफ XYZ क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज इन इंडिया इज। भारत में शहरों का XYZ वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम डिडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ GST रूल या हाउस रेंट अलाउंसेस स्लैब्स। देखिए XYZ सिटीज़ डिवाइड करा जाता है हाउस अलाउंस और जो स्लैब मिलते हैं सरकारी लोगों को, है ना, A सिटी में रहते हैं कि B में रहते हैं कि C में, उसी हिसाब से हाउस रेंट अलाउंसेस स्लैब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मकान किराया भत्ता के स्तर के लिए। अगला है द परमिसिएबल नॉइज लिमिट इन साइलेंट जोन ड्यूरिंग द डे लेट डाउन बाय CPCBs। एक शांत क्षेत्र में CPCB द्वारा निर्धारित अनुमत ध्वनि की सीमा कितनी होती है? 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, 70 या 80 डेसिबल। तो बेहद आसान है दोस्तों, दिन में होती है ये 50 डेसिबल और रात की अगर बात करें तो 40 डेसिबल होती है, ठीक है। मतलब किसी भी शांत क्षेत्र में CPCB द्वारा जो ध्वनि की सीमा है दिन में 50 डेसिबल है, रात में 40 डेसिबल है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बारे में विचार नहीं करता है? PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो हम चीज़ें लेते हैं 8 पोल्यूटेंट मेनली लेते हैं। एक PM10 पॉइंट लेते हैं, मतलब PM10 पार्टिकल, PM2 लेते हैं, ओजोन ले लेते हैं, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और लेड है आपका, और अमोनिया भी ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिया जाता है इसमें, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। एयर क्वालिटी की बात कर रहा था ना यहाँ पे। अगला है यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग डाउन द टोटल फर्टिलिटी अमंग वुमेन टू 1.9 बाय विच ईयर। यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं में कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 तक लाने का लक्ष्य है? 2026, 2030, 2036 या 2042? तो टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 हमें लाना है यूपी में, हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक रखा है। कब रखा है? 2030 तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैटेलाइट सिटी? इनमें से कौन एक सैटेलाइट शहर नहीं है? गांधीनगर, अहमदाबाद, मोहाली या मुरादाबाद? ठीक है, बहुत आसान है ये भी। तो पहले तो ये समझो सैटेलाइट सिटी क्या होती है। सैटेलाइट सिटी होती है स्मॉलर सिटी दैट आर नियर टू अ लार्ज सिटी दैट इज द सेंटर ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसको आसान भाषा में अगर कहें, मतलब कोई बड़े शहर के पास में ही कोई ऐसी एडवांस सिटी जो है, ठीक है, जैसे मुरादाबाद, ये एक सैटेलाइट सिटी नहीं है। जैसे गुरुग्राम सैटेलाइट सिटी है आपकी, नवी मुंबई सैटेलाइट सिटी, क्योंकि मुंबई आपकी मेन सिटी है, ठीक है, इस तरह से। अगला, द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस। विश्व जलवायु परिवर्तन पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का आवधिक मूल्यांकन कौन सा संगठन करता है? UNEP, IPCC, IUCN या WHO? तो दोस्तों इसका बहुत आसान आंसर था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मतलब ये मेजर बॉडी होती है जो देखती है एयर वगैरह में CO2 की मात्रा, इन सबका पीरियोडिक मूल्यांकन करती है, ठीक है। चलिए अब ज्योग्राफी के प्रश्न देख लेते हैं। विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू? अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर, तापी, नर्मदा या सोन? तो बेहद आसान था ये, नर्मदा निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी, क्योंकि तापी तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से निकलेगी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, और अपना ये दामोदर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल आती है, और सोन भी अमरकंटक से निकलती है पर वेस्टर्न फ्लैंक से नहीं निकलती है, ठीक है, सेंट्रल से निकलती है। अगला है मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रस्ट ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज। महाद्वीपी खंडों की पपड़ी में मुख्य खनिज अवयव कौन से हैं? ठीक है, अर्थ क्रस्ट में सिलिका आयरन, आयरन निकल, मैग्नीशियम निकल या सिलिका एल्यूमिनियम? तो बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। अर्थ क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं ना, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना, क्योंकि मेंटल में सीमा बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम मिल जाता है। कोर में नाइफे बोलते हैं, निकल और आयरन मिल जाता है, ठीक है। बेसिक सवाल आते हैं जीएस के पास। इंडियन वाइल्ड एस इज नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज फाउंड इन? संकट के कागार पर आई भारतीय जंगली गधे की प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? सुंदरबन, रन ऑफ कच्छ, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट? तो बड़ा फेमस है वाइल्ड एस, आपको रन ऑफ कच्छ में मिल जाएंगे। नेम द माउंटेन रेंज फाउंड इन USA? एंडीज, यूराल, एटलस या रॉकीज? तो बेहद लड्डू सवाल आते हैं। देखो रॉकीज आपको पता है USA में मिलेंगे, ठीक है। एटलस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया में मिल जाएगा। कहाँ पे? अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया। यूराल आपको पता होगा, यूराल यूरोप में इधर पड़ता है, रशिया के साइड पे, जो यूरोप को रशिया से अलग करता है। एंडीज पूरे साउथ अमेरिका में पड़ जाएगा। अगला है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज बिटवीन? जो क्वाड है वो किन देशों का समूह है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, USA, जापान, टर्की, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, इंडिया? तो क्वाड ग्रुप पता होगा दोस्तों, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया का एक ग्रुप है जिसको क्वाड ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ऐसे इंडियन ओशियन में। अगला है बरमुंडा आइलैंड इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन? कौन से द्वीप में है, मतलब ओशियन में है ये? यूनाइटेड किंगडम का विदेशी क्षेत्र बरमुडा द्वीप। इंडियन ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन या मेडिटेरेनियन सी? तो ये दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है ना, वही बरमुडा ओवरसीज जो आइलैंड है USA वाले इस तरफ पड़ेगा, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अगला, द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय? वायुमंडल की वायु पृथ्वी से किसकी द्वारा जुड़ी है? देख लो कितने लड्डू टाइप के सवाल हैं। मॉइस्चर,
वार्म विंड, ग्रेविटी, अर्थ रोटेशन। तो ऑब्वियसली बाहर मतलब जो अर्थ है, अर्थ में ग्रेविटी है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर को ऐसे अपनी तरफ खींच के रखती है। सिंपल सी चीज़। नेम द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर मेनलैंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स कुक, रोल्ड एमंडसन, फेबियन वेलिंगसॉसन या तस्मान। तो ये था दोस्तों फेबियन वेलिंगसॉसन, ठीक है, जिसने अंटार्कटिका के मेनलैंड की खोज करी थी। अगला, हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व मौसम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो, सिडनी, जेनेवा या वाशिंगटन डीसी। तो बहुत आसान, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ठीक है। अगला कह रहे हैं यूराल माउंटेन्स आर लोकेटेड इन। अभी देखो ऊपर बताया ना, यूराल ब्राज़ील, रशिया, मंगोलिया या ताइवान। तो कहाँ पे? रशिया में है। व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सुंदरवन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। भारत का कौन सा भाग सुंदरलैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है? मिजोरम, लक्षद्वीप आइलैंड, निकोबार आइलैंड या त्रिपुरा। तो इसे सुंदरलैंड नहीं बोलते, सुंडालैंड बोलते। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है आयोग की तरफ से। सुंडालैंड में कौन आता है? ये जो निकोबार आइलैंड आते हैं, ये सब सुंडालैंड का पार्ट है, ठीक है भाई। वेस्टर्न घाट है, हिमालयाज है, इंडो बर्मा है, सुंडालैंड है। तो सुंडालैंड में निकोबार आइलैंड आ जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज द फेमस टूरिस्ट स्पॉट शिमला लोकेटेड। तो शिमला जो है कौन से हिमालयास के पार्ट में है? ग्रेट हिमालय, लेशर हिमालय, लोअर हिमालय या आउटर हिमालयास। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय है ना, जिसमें काराकोरम, लद्दाख जास्कर आता है जो उधर साइड, फिर ग्रेट हिमालय आता है, फिर मिडिल हिमालय आता है, फिर आपका लेसर हिमालय आ जाता है ना। तो ये जो आपका पड़ता है हिमाचल, ये आपका आउटर हिमालयाज में पड़ जाएगा, है ना। शिमला जो है क्योंकि फुट हिल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ जाएगा? आपका आउटर हिमालय में, माफ़ कीजिएगा लेसर हिमालय में, सॉरी, जो शिवालिक रेंज पड़ती है ना, लेसर हिमालयाज होना चाहिए। अगला, कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज। तो बहुत बताओ आसान, न्यूज़ में था भाई, तो कीव था, ठीक है। अगला है हम्बन टोटा पोर्ट इज लोकेटेड। कितना देखो सिंपल सवाल है, ये भी न्यूज़ में बना हुआ था। हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ है? श्रीलंका में है भैया, चाइना ने एक्वायर कर लिया था जिसको। अब ये करंट अफेयर्स के सवाल है जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। देखो क्या पूछता है, नोबेल प्राइज़ कौन जीता फिजिक्स में, फिर क्या पूछ रहा है, फिर ई पंचायत पुरस्कार। तो उस साल के बस 6 से 8 महीने करंट अफेयर्स आप करोगे तो वो इनफ होंगे। अब यूपी जी के देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क स्ट्रेच ओवर एन एरिया ऑफ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। तो ये दोस्तों बहुत आसान था, 490 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ताजमहल बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर। ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष बना? 1981, 1982, 1983 या 1984। तो ये भी बहुत आसान था, 1983 में बना था जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, ऐसे याद रख लो। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज शोरा डांस अ ट्राइबल डांस फॉर्म। जनजातीय नृत्य शोर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर, ललितपुर, प्रयागराज या वाराणसी। तो बड़ा फेमस है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शोरा डांस फॉर्म, ठीक है। अगला है व्हाट वाज द नेम गिवन टू उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आग्रावत, किंगडम ऑफ बनारस एंड टेहरी गढ़वाल, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद या अवध प्रदेश। तो इसका नाम दिया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, जो कि बाद में यूनाइटेड प्रोविंस बना और उसके बाद में 1950 में उत्तर प्रदेश बन जाएगा, ठीक है। वेयर वॉज द फाउंडेशन ऑफ न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट लेड इन सितंबर 1989। सितंबर 1989 में न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ या प्रयागराज। तो ये हुई थी मुरादाबाद में, ठीक है। कहाँ पे? मुरादाबाद। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सेरेमिक्स, एबोनी वर्क, बैंगल्स या वुड वर्क, मतलब मिट्टी के पात्र, आबनूस का काम, चूड़ियाँ या आपका लकड़ी काम। तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ सुनी होगी आपने, बैंगल सुने होंगे। बहुत ज़्यादा फिरोजाबाद फेमस है चूड़ियों के काम के लिए। विच कॉमर्शियल टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स ब्रास वेयर एंड इज पॉपुलरली नोन द ब्रास सिटी ऑफ कंट्री। मेरठ, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर या मुरादाबाद। तो बहुत ही फेमस है मुरादाबाद। किसके लिए? मुरादाबाद फेमस है आपकी यही सब जो ब्रास यूटेंसिल्स हैं, ब्रास के बर्तन हैं, इन सब के लिए। मिर्ज़ापुर कालीन भैया, कालीन के लिए फेमस है। सहारनपुर पेपर इंडस्ट्री और सिगरेट वगैरह। मेरठ आपकी स्पोर्ट्स गुड्स। अगला प्रश्न कह रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1875, 1916, 1921 या 1930। ये भी बहुत आसान है, BHU की स्थापना 1916 में हुई थी।
अगला है स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, बताइए इससे भी लड्डू सवाल कुछ होगा। पिकॉक, मोनाल, सारस क्रेन या पिजन। तो स्टेट बर्ड जो है उत्तर प्रदेश का वो है सारस क्रेन। क्या है? सारस क्रेन, 12 सिंगा स्टेट एनिमल। अगला कह रहा है द प्रोग्राम लिंकिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ रूरल पुअर विद द बैंकिंग सिस्टम वो लॉन्च एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन विच ईयर। ग्रामीण गरीब के स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने की योजना को प्रायोगिक परियोजना के रूप में किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1990, 1992, 1998 या 1999। तो इसको 1992-93 में लॉन्च करा गया था दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम को। अगला कह रहा है वेयर इज द लार्जेस्ट डीजल इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप इंडिया लोकेटेड। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ पर है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या मेरठ। तो इसकी स्थापना वाराणसी में करी गई थी। ठीक है। अगला कह रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट नवाबगंज बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बरेली, उन्नाव, बदुआ या बदायूं जिला, माफ़ कीजिएगा, या बाराबंकी जिला। तो ये भी बहुत आसान था, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है आपका नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में नहीं है? रूमी दरवाज़ा, छोटा इमाम बाड़ा, खुसरो बाग या जामा मस्जिद। तो देखो कितना आसान, जामा मस्जिद तो दिल्ली में है भैया। अगला कह रहा है नेम द टाउन विच इज़ कॉल्ड मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम राजधानी कहलाता है। प्रयागराज, मुरादाबाद, मलिहाबाद या बरेली। तो भैया मलिहाबादी आम खाए होंगे आपने, मलिहाबाद को मैंगो कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, सी हो गया। तो ये था पूरा जीएस का कंप्लीट पेपर दोस्तों। देख लो कितना लेवल बस आपने एनालिसिस कर लिया होगा अब तक कंप्लीट आरओ को प्रीवियस ईयर पेपर देख के कि जीएस का क्या लड्डू लेवल है। तो जितना मटेरियल दिया जाएगा बस आपको उतना बेसिक से मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है और लगातार आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। आराम से ये पेपर आप निकाल ले जाओगे।